हेलो बच्चों, वेक्टर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में और मैंने कुछ स्पेशल केस आपको विद द हेल्प ऑफ बेसिक सिंपल ज्योमेट्रीज बताए थे। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई जनरल एंगल हो, कहने का मतलब है जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था या राइट एंगल था या आइसोसेलेस था, तो वो क्वेश्चन हमने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री सॉल्व कर लिए थे या पाइथागोरस की हेल्प ले ली थी। अगर कोई जनरल एंगल हो तो हम क्या करेंगे, तो वी नीड ए जनरल फॉर्मूला। चलते हैं उसका डेरिवेशन करते हैं पहले, और अब जो हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं इसको हम देखेंगे। क्यों ये नाम पड़ा, वी विल सी। तो पहले लेते हैं वेक्टर ए। आई होप आपको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है। अब वेक्टर बी कहीं पर होगा, उसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आएंगे सच दैट बी का टेल कहां आ जाए, ए के हेड पर। ठीक है, तो ये बी का टेल आ गया ए के हेड पर। अब क्या करना है, इनके बीच में कितना एंगल है, ये वेक्टर इधर जा रहा था इस तरफ और ये बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनके डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है, दैट इज थीटा। तो वेक्टर ए की कंप्लीट नॉलेज है हमें। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ले लेते हैं स्मॉल ए, और जो वेक्टर बी का है उसे ले लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, ओके। अब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ए के टेल से बी का हेड। ठीक है, जो मेरा आंसर है वो है ए के टेल से बी का हेड। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने आपसे कहा था एक वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो मैं बी को उसके पैरेलल यहां पे शिफ्ट करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इफ दिस इज बी वेक्टर, दिस विल ऑल्सो बी बी वेक्टर, क्योंकि शिफ्टिंग मैंने कैसे करी है, पैरेलल। ऐसे ही बेटा अगर ये ए वेक्टर है तो उसको उसके पैरेलल यहां शिफ्ट कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। एंड नाउ यू कैन सी देयर इज ए पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल है एज वेल एज पैरेलल है, ऐसे ये साइड इसके इक्वल है एज वेल एज पैरेलल है। तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जब ये ट्राइंगल से मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो मेरा रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वो क्या है यहां पर, वो है ए के टेल से बी का हेड, है ना। तो ये था मेरा रिजल्टेंट। तो अगर मैं आपसे पैरेललोग्राम में पूछूं कि रिजल्टेंट क्या चीज है तो आप कहोगे पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट है डायगोनल। ये देखिए, ये जो कॉमन टेल, ये ए का टेल था एज वेल एज बी का भी टेल है। कॉमन टेल से डायगोनल डाली जाएगी, वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब मैं पैरेललोग्राम से समझ रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज है और कैसे निकालते हैं। तो मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी की हेल्प से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। जो ये कॉमन टेल है यहां से डाला डायगोनल, वो जहां पे गया वो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करिए, फिर वेक्टर बी ड्रॉ करिए, बी का टेल कहां ले आइए, ए के हेड पर। ए ड्रॉ किया, बी ड्रॉ किया, बी का टेल कहां है, ए के हेड पर, फिर ए के टेल से बी का हेड ज्वाइन कर दिया। इसे बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो ए प्लस बी। जरा ये ट्राइंगल सोचिए मेरे साथ, ये पहले क्या बना हुआ है, वेक्टर बी, और ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए। तो बेटा पहले वेक्टर बी बना हुआ है, फिर ए का टेल कहां है, बी के हेड पर, है ना, और फिर बी के टेल से ए का हेड ज्वाइन कर दिया गया है, यही तो है। तो अगर मैं यहां से सोचूं तो क्या बोलूंगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्या चीज होगी, बी के टेल से ए का हेड ज्वाइन कर दीजिए ये। अगर मैं यहां से देखूं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो भी है। यानी यहां से देख रहा हूं तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहां से देख रहा हूं तो ये है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। है तो दोनों सेम ही ना, आंसर तो यही है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करें,
बात क्या है, बराबर। तो कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो यानी अब ये मैटर नहीं करता है कि ट्राइंगल में आप पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आप चाहे तो पहले ए ड्रॉ करें चाहे पहले बी ड्रॉ करें, लेकिन प्रोसेस फॉलो करें। जैसे मान लीजिए हम बी प्लस ए कर रहे हैं, तो पहले वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बी ड्रॉ कर लिया, फिर ए का टेल कहां लाएंगे, बी के हेड पर, और फिर एक बी के टेल से ए का हेड ज्वाइन कर देंगे, वो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ गई बात इतनी? अच्छा, तो ये है पैरेललोग्राम जिसका एक डायगोनल होता है हमारा रिजल्टेंट, चौक। ओके, अब मुझे वेक्टर ए का पता है मैग्नीट्यूड, दैट इज स्मॉल ए। हमारा टास्क क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना प्लस डायरेक्शन निकालना, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है सपोज स्मॉल बी। तो स्मॉल ए इसकी लेंथ हो गई, स्मॉल बी इसकी लेंथ हो गई, और इनके बीच में मैंने एंगल दे दिया है आपको। आपसे पूछेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, या उसका किसी एक वेक्टर से कितना एंगल, मतलब रिजल्टेंट के बारे में नॉलेज पूछेगा आपसे। जो पहले हमने ट्रायंगल रूल सॉल्व किया था, अब हम इस तरह से देख रहे हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, उसमें ये ए है, ये लेंथ बी है, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ निकालनी है मुझे। तो अब ज्योमेट्री से ढूंढना है मुझे। पैरेललोग्राम की साइड्स पता है, लेंथ, और उनके जो साइड्स हैं उनके बीच में एंगल पता है। तो क्या करते हैं, हमेशा याद सोच लो, जब भी ज्योमेट्री होती है तो कहीं ना कहीं से हम राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट है आप पाइथागोरस लगा सकते हो, दो साइड पता है, थर्ड निकाल सकते हो। दूसरा बेनिफिट है आपको एक साइड एक एंगल पता हो तो आप बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स पे काम कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो दो फायदे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, पहला पाइथागोरस, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पे कुछ ये लेंथ निकालनी है मुझे, मैं ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर देता हूं पी क्यू आर एस। क्या मुझे पी क्यू लेंथ पता है? पता है, स्मॉल ए। क्या मुझे क्यू आर लेंथ पता है? पता है, स्मॉल बी। मुझे निकालना क्या है? पी आर लेंथ, ठीक है, और ये एंगल पता है पूरा थीटा। तो कैसे किया जाए? तो क्या करना है आपको, एक काम करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और ये परपेंडिकुलर मैंने किस पे डाला है? परपेंडिकुलर ही डालना है। अगर डायग्राम सही भी नहीं बन रहा है तो भी आप कॉपी पे क्या रखोगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालते ही, और मैं इसका नाम दे देता हूं सपोज टी, ठीक है। तो इसका नाम कर दिया टी, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है पी आर टी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी आर टी। राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने बताया आपको, उसकी स्पेशलिटी होती है, प्रॉफिट होता है उससे। दूसरा ट्राइंगल है आर क्यू टी, एक पी आर टी और दूसरा क्यू आर टी, क्यू आर टी। चलिए, मेरा टारगेट क्या है बेटा? टारगेट है पी आर निकालना, ठीक है। अगर मुझे कहीं से पी टी मालूम पड़ जाए, ठीक है, और मुझे कहीं से आर टी मालूम पड़ जाए, अगर पी टी निकल आएगा और आर टी निकल आएगा तो पी आर तो निकल आएगा ना यूजिंग पाइथागोरस। तो मेरा टारगेट है पी टी निकालना और आर टी निकालना। क्या मुझे पी टी पता है? मुझे पी क्यू पता है, क्यू टी नहीं पता, है ना। तो अगर ये लेंथ निकल आए तो पी टी लेंथ आ जाएगी, और ऐसे ही मुझे ये लेंथ निकल आए तो आर टी निकल आएगी, है ना। चलो, यानी अब टारगेट बचा ये लेंथ निकालना और ये लेंथ निकालना। अगर ये लेंथ निकल आएगी तो ये पूरी मालूम पड़ जाएगी, है ना। चलो अब देखते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है। तो मैंने कहा फर्स्ट ट्राइंगल से आपको, बड़े वाले ट्राइंगल से
आपको पी आर मिल सकता है अगर पी टी और आर टी निकला है, तो इसका यूज कर लिया। अब आते हैं छोटे ट्राइंगल पर। यहां पे मुझे दो साइड्स चाहिए हैं, एक क्यू टी और एक आर टी। क्या मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड पता है? पता है, स्मॉल बी। क्या मुझे एक एंगल पता है? पता है, थीटा। या राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो रिमेनिंग सारी साइड्स आ जाएंगी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मुझे निकालना है आर टी। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो साइन थीटा से मिलता है परपेंडिकुलर बाई हाइपो। तो इफ आई कॉल इट इज आर टी ना, तो साइन थीटा हो जाएगा आर टी डिवाइड बाई बी। तो बी इधर आ जाएगा। ठीक है, आर टी बाई बी, तो बी को इधर ले आए। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्यू टी निकालना है, तो ये पता है मुझे, तो ये बेस है और ये हाइपो है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा में आता है बेस और हाइपो। कॉस थीटा हो जाएगा बेस, बेस इज क्यू टी और अपॉन हाइपो, हाइपो इज बी, तो नीचे वाला टर्म यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जल्दी करने का तरीका। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हाइपो पता हो, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, अगर पता है हाइपोटेन्यूस, तो सामने वाला होता है बी साइन थीटा। अगर ये बी है और ये थीटा है, तो सामने वाला बी साइन थीटा और नीचे वाला बी कॉस थीटा। थोड़ा जल्दी करना होता है। ठीक है, खैर, तो इफ दिस इज बी, सामने वाला बी साइन थीटा, बेस वाला बी कॉस थीटा। खैर, क्या मुझे आर टी मालूम पड़ गया है? पड़ गया है, बी साइन थीटा। क्या मुझे क्यू टी मालूम पड़ गया है? पड़ गया है, बी कॉस थीटा। यानी मेरा काम हो गया, मुझे क्यू टी मालूम पड़ गया और मुझे आर टी मालूम पड़ गया। अब मैं वापस आ रहा हूं बड़े ट्राइंगल पर, बड़े वाले पे, पी आर टी पर। पी आर टी की बात करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं पी आर स्क्वायर, पी आर टी ट्राइंगल में पी आर स्क्वायर पाइथागोरस से इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा नीचे तक पूरा। तो पी आर स्क्वायर हो गया पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। अच्छा, क्या मुझे अब पी टी लेंथ पता है? आप कहोगे पी टी इज पी क्यू प्लस क्यू टी। पी क्यू प्लस क्यू टी, व्हाट इज पी क्यू? ए, एंड व्हाट इज क्यू टी? बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज पी टी? इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आगे तक जाएगा इधर, और आर टी हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा और सामने वाला हो जाएगा b साइन थीटा। तो मैंने यहां पे लगा दी पाइथागोरस। मेरा टारगेट है पी आर, और पी आर का नाम क्या है? रिजल्टेंट। तो मैं सिंपली इसको रिजल्टेंट लिख रहा हूं। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो r मतलब रिजल्टेंट। इसको ओपन करेंगे अगर, तो थोड़ा इधर आ जाते हैं, जगह है यहां से, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो पहला टर्म ये है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो अपने आप कॉपी पे। फिर थर्ड टर्म आ जाएगा 2xy, और ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज आइडेंटिटी, है ना, उसका सम होता है 1। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और थर्ड टर्म बचा 2ab कॉस थीटा, और ये है रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बेटा रिजल्टेंट की वैल्यू ये है, उसमें ए क्या है? स्मॉल ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और स्मॉल बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड।
और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड्स को हम लिखते हैं लेंथ से, है ना, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, वो तो लेंथ है ना, ये लेंथ से दिखा रहे हैं, तो दे कैन नेवर बी नेगेटिव। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 से 90 में होता है पॉजिटिव और 90 के बाद होता है नेगेटिव। ठीक है, तो कॉस थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव और 90 से 180 में नेगेटिव। तो ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एंगल देख के, रिमेनिंग ए और बी हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल। क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड दे रहे हो और एंगल मतलब डायरेक्शन दे रहे हो, तो आप कंप्लीट नॉलेज दे रहे हो। कंप्लीट नॉलेज दोगे तो आंसर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो मैं एक बार फटाफट आपको सिखा देता हूं। कि मान लो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए भी इधर और वेक्टर बी भी इधर, तो आंसर क्या होना चाहिए, सर सेम डायरेक्शन में है तो 5 + 3 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। यही किया था हमने, ए और ए के दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आंसर 2a आ गया था। लेट अस सी यहां पे क्या होगा, अगर थीटा 0 हो जाए मतलब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 1 होते ही हो गया ये a² + b² + 2ab, दैट इज a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो यहां लिखें अगर, तो इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो आपने देखा थीटा 0 पे हो जाएगा ये a² + b² + 2ab का ओवर रूट, यानी रिजल्टेंट हो जाएगा a + b। सिंपल एडिशन, थीटा 0 डिग्री पे सीधे ऐड कर सकते हो, 5 + 3 8, है ना। और कॉस थीटा की हाईएस्ट वैल्यू भी कितनी होती है, +1। यानी a और b के अगर दो वेक्टर्स हों तो उनके रिजल्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, a + b। मतलब एक वेक्टर 5 का है और एक 3 का है, तो इनका हाईएस्ट रिजल्टेंट कितना आ सकता है, 5 + 3 यानी 8। ठीक है, थीटा 180 कर दें तो देखें क्या आएगा, a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 इज -1, तो cos 180 होता है -1, तो a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का रूट। तो यहां मॉड लगाना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, फिर ले रहे हो रूट। ठीक है, मॉड क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रिजल्टेंट तो क्या है, एक वैल्यू है, लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका मॉड। मॉड का मतलब होता है यू आर इंटरेस्टेड इन द पॉजिटिव वैल्यू। सपोज a - b आ जाए -7, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, +7, क्योंकि b बड़ा है a से, है ना। तो मॉड मतलब सिर्फ लेंथ, मैग्नीट्यूड। ठीक है, 90 वाला केस याद करिए, 90 में राइट एंगल ट्राइंगल बना था, आंसर था √a² + b²। चेक इट हियर, cos 90 होता है 0, तो ये टर्म हो गया 0, है ना, तो आ जाएगा √a² + b²। तो इसी तरह से हम सारे केसेस यहां से भी कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, लोग याद रखते हैं, पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, मगर सबसे पहले वेक्टर्स को आपको डायग्राम के थ्रू समझना चाहिए, है ना। और कोशिश करनी चाहिए जो 9th 10th की हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री की, उससे सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। और बाकी आप हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो। चलो, अब आ गया रिजल्टेंट आ गया, अब मेरा काम है डायरेक्शन निकालना। तो मैं यहां पे आ रहा हूं इस तरफ, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल। तो मुझे सपोज रिजल्टेंट का ए से एंगल चाहिए, तो आई कैन कॉल अल्फा। रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल चाहिए तो अल्फा, एंगल मतलब डायरेक्शन। तो यहां से मैं बड़े वाले ट्राइंगल में, क्या मुझे ये साइड पता है, पता है, ये साइड पता है ना। तो मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं बाय यूजिंग tan थीटा। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस वाज b sin थीटा, है ना, एंड दिस वाज b cos थीटा। तो ये b sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर।
और ये जो पूरी लेंथ है वो है a प्लस बी कॉस थीटा। जरूरी नहीं है इसका फॉर्मूले का हर बार यूज करना या याद करना है इसको, आप डिराइव करिए अपने आप कॉपी पे और फिर चेक करिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस, आप रट्टाफिकेशन मत करिएगा, धीरे धीरे आपको अपने आप हो जाएगा याद ये सब, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने दो चीज सीखी आज, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल, तो इट डजंट मैटर कि पहले क्या ड्रॉ कर रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक फॉर्मूला जिसमें वेक्टर ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है और उनके बीच में एंगल पता है, ठीक है। तो ये था आज का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्कूल के हर एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको ध्यान से ड्राइव कर लीजिएगा और आंसर याद करने के बजाय आप जितने बार वेक्टर्स का यूज करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे उतने बार आप लर्निंग की तरफ जाओगे। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।